आज अचानक से फिर मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए स्पीकर साहब ने। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटेरिएट का अमला वो सब रूपोश हो गए अपने हाथा देख के। ये इनका गेम प्लान है क्या? आपको क्या समझ में आ रहा है असद भाई? कारोबारी लोग यही बात दोहरा रहे हैं कि ये जब तक सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा उस वक्त तक मैशत ठीक नहीं हो सकती। अगलों का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात में जाना नहीं है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन ना हो, उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये कोई इलेक्शन ना हो। कराची में आज इमरान खान के लिए वोट जो है वो 2018 से भी ज्यादा मौजूद है। मिनी बजट, बार बार इसका तस्करा हो रहा है। उसूली इजाजत दे दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है, उसमें IMF का हमेशा डिमांड ये रहती है कि अगर अफरात ज़र बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपने जो शरह सूद है वो भी बढ़ानी है। यानी महंगाई मुकाओ मार्च के नतीजे में महंगाई की शरह जो है वो 2 गुना पहले से भी बढ़ चुकी है और अब उसमें मजीद इजाफा की तवक्को है। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। जिस तरह जमान पार्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज बना हुआ है, इसी तरह लंदन PDM की सियासत का मरकज बना हुआ है। लंदन में फैसले हो रहे हैं, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लंदन में यह तय किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वफाक के अंदर क्या होना है, क्या नहीं होना है। और आज उसी का शाखसाना नतीजा हमने देख लिया। मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से नौहा कुना है और कह रही है कि उनके तमाम अरकान असम्बली जिन्होंने इस्तीफे जमा कराए थे, उन सब के सब मजबूरी इस्तीफों को फौरी तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। लेकिन पहले 11 इस्तीफे मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफे मंजूर किए गए और फिर 35 मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब इस वक्त कराची के अंदर सियासी तनाव है, पंजाब के अंदर सियासी तनाव है, KPK के अंदर सियासी तनाव है और फेडरेशन यानी वफाक के अंदर इस्तीफों के मामले के ऊपर सियासी तनाव है। पूरा मुल्क इस इंतजार में है कि यह सियासी तनाव खत्म हो, थोड़ी स्टेबिलिटी आए ताकि हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन हालात रोजाना की बुनियाद पर मजीद बिगड़ रहे हैं। क्या PDM इंतखाबात में नहीं जाना चाहती? अगर मुख्तलिफ असम्बलीज के अंदर जहां पर तहलील हो चुकी है, इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं होते, तो लंदन के अंदर आखिर प्लान चल क्या रहा है? और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए अगर आपने मजीद मिनी बजट ही लाने हैं तो आखिर इसका हल क्या है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल PTI जनाब असद उमर साहब। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूं। असद उमर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं होता। आज अचानक से फिर मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए स्पीकर साहब ने और आप लोगों की तरफ से जो एहतजाज था, यकीनन पैदल चल के गए आप लोग वहां पर। कोई सुनवाई हुई, कोई बात हुई, कोई बात सामने आई? नहीं, वहां पे स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटेरिएट का अमला वो सब रूपोश हो गए अपने हाथा देख के। तो एक मजाक बनाया हुआ है। स्पीकर साहब ने बाकायदा खत लिखा शाह महमूद कुरैशी को। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं चाहता हूं लोग आए इंफरादी तौर पर मेरे सामने आके, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, फिर उनके इस्तीफे कबूल करूंगा। हमने कहा जी जबरदस्त। वो सारे MNA जमा हो गए, वो सब वहां पे पहुंच गए कि चलें जी स्पीकर साहब किधर है, हम उनको बताते हैं। तो उन्होंने फिर वही काम किया कि उन्होंने तमाम इस्तीफे कबूल करने के बजाय सिर्फ 35 मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए। तो इस वक्त इनके साथ हो ये रहा है, इसको कहते हैं कि मौत दिखा कर बुखार बेचना। तो इनको क्योंकि हम 9 साढ़े 9 महीने से कह रहे थे इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करो, ये मानते नहीं थे। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन वाली धमकी जो लगी है ना, तो कम से कम हम 80 इस्तीफे तो मंजूर करवाने में कामयाब हुए। वो तो हुए, लेकिन सर फिर अगेन प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है
ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि तमाम के तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर हो जाएं ताकि अगर जाना है कबल वक्त इंतखाबात में तो जाया जाए? ये इनका गेम प्लान है क्या? आपको क्या समझ में आ रहा है असद भाई? मैं तो सच्ची बात है, मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए। इतना इमरान खान ने दबाव डाला है इनके असाब के ऊपर कि अब सोचने समझने की सलाहियत भी जो है ना वो भी मुझे इनकी खत्म होती भी नजर आ रही है। अभी आप देखें कि वो जो उन्होंने ऐलान किया है कि अच्छा हमने डिनोटिफाई तो कर दिया है लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो अगर ये वन साइडेड इलेक्शन पीटीआई का दोबारा हो जाएगा तो उससे ये क्या अचीव करेंगे? बिल्कुल इनकी हिकमत अमली जो है ना समझ से बाहर है। इसी तरीके से कब से हम इनको समझा रहे हैं कि जो आगे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, जो सियासी बहरान की वजह से माशी बहरान मुल्क के अंदर आया है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता जब तक आप सियासत का बहरान खत्म नहीं करेंगे। और जितना ये चलता चला जाएगा उतना बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए भी खतरा बढ़ता चला जाएगा और इनकी सियासत भी दफन होती चली जाएगी। इनको वो नहीं समझ में आ रहा अपनी सियासत का, इन्होंने बेड़ा गर्क करा के रख लिया। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि इनको मशवरे कौन देता है और ये कैसे फैसले कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा हमें भी कुछ चीजें समझ से बाहर हैं कि आप लोग अपने अगले लाइन ऑफ एक्शन का पहले बता देते हैं। ये भी सोचने वाली, आपने पहले इंदिया दे दिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, तो अगले ने तो अपने कार्ड्स प्ले करने हैं ना। यहां पर भी थोड़ा सा सोचने वाली बात नहीं है असद उमर भाई? अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि वो सिर्फ धमकी जो है उससे में 70 इस्तीफे मजीद तो मिल गए, 11 पहले थे, अभी 70 इस्तीफे और आ गए। देखिए हमारी बुनियादी डिमांड क्या है? हमारी बुनियादी डिमांड ये है कि इलेक्शन करवाओ, और क्योंकि जब तक नया मैंडेट नहीं होता, और अब आप देख रहे हैं कि एक बढ़ती हुई तादाद है माशी माहिरीन की जो यही बात दोहरा रहे हैं, कारोबारी लोग यही बात दोहरा रहे हैं कि ये जब तक सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा उस वक्त तक मईशत ठीक नहीं हो सकती, और मईशत एक खतरनाक तरीन डगर तक पहुंच गई है। तो असल चीज तो हदफ तो वो है कि हम एक नया इलेक्शन लेना चाहते हैं, और जितने दोनों असेंबलियां तहलील हो गई हैं, 80 से ज्यादा सीटें खाली हो गई हैं, पता नहीं ये कितनी देर घसीटेंगे इस निजाम को, और उसको घसीटने में ये तो मुझे पता है कि इनकी सियासत तबाह होती चली जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बहुत ही गहरी खाई के अंदर गिर रहा है। असद उमर साहब, आप लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा इंतखाबात यानी आम इंतखाबात हैं, लेकिन अगलों का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात में जाना नहीं है। ये दो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो नजर आ रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसमें से निकलना भी तो आखिर सियासतदानों ने आपस में कुछ तय करके ही है, नहीं होता तो फिर तो ये इसी तरह चलता रहेगा। यानी आपने 35 जो सीटें हैं उस पर खान साहब उम्मीदवार होंगे, जो गुज़िश्ता 35 नशिस्तें खाली हुई, अब जो हुई हैं इसमें भी यकीनन आप खान साहब को खड़ा करेंगे, और अगर खड़े हो भी जाएंगे तो एक सीट पे ही रहेंगे, बाकी सीटें तो छोड़नी पड़ेंगी, अगेन उसके ऊपर इंतखाबात। तो ये तो पॉलिटिक्स अगर इसी तरह चलती रही तो फिर तो ऐसे चलती रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन ना हो, उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये कोई इलेक्शन ना हो। वो तो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि असेंबलियां ना तहलील हो चुके। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का तमाशा देखें कि कोर्ट के ऑर्डर आए में अभी भी वो ऑर्डर इन फील्ड है, सस्पेंड नहीं हुआ हुआ, स्टे ऑर्डर नहीं मिला हुआ, नहीं करा रही इलेक्शन कमीशन। भाई उस दिन नहीं करवा सके थे, 2 दिन बाद करा लेते, 8 दिन बाद करा लेते। तो वो तो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं ना। और जो इलेक्शन उन्होंने कराया जहां उनको मजबूरी से कराना पड़ गया कराची के अंदर, तो वो आपने देखा है कि वो इलेक्शन कम हुआ है और एक मैंडेट चोरी करने का ऑपरेशन ज्यादा हुआ है। तो वो तो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जहां तक बात करने के ताल्लुक है, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि देखें हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम हुकूमत के साथ बात करने के लिए जब बैठेंगे तो हम कोई क्रिकेट टीम की सिलेक्शन या मौसम का हाल तो नहीं डिस्कस करने के लिए जा रहे ना। हम वहां पर यही बातचीत करने के लिए जाएंगे कि मुल्क जिस मुश्किल में गिरा हुआ है उधर से कैसे निकालना है। और हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इसमें एक नए मैंडेट के, एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है यहां से बाहर निकलने का। उसके लिए अगर हुकूमत बात करने को तैयार है तो हम बात करने के लिए आ जाएंगे। असद उमर साहब, जिस तरह आपने कराची से मुताल्लिक कहा, या जो बल्दियाती इंतखाबात अभी हुए उसके नतायज वाकई क्वेश्चनेबल हैं, जिस तरह की वीडियो, लेकिन यहां पर सवाल यह भी बनता है असद उमर साहब कि आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सीट्स नहीं ले पाए। जो वादे दावे दोस्तियां की गई उनमें से कुछ निकला नहीं, तो क्या उसका रिजल्ट है कि आपकी तवक्कुआत से कम सीटें आई हैं? उस चीज को छोड़ दें कि धांधली हुई, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आपके अपने जो वादे वही थे उनमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी तो रह गई होगी असद साहब। अच्छा, दो चीजें इसके अंदर। पहली बात तो आप कह रहे हैं कि धांधली को छोड़ दे। भाई कैसे मैं छोड़ सकता हूं? आप कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन रिजल्ट जो है उसकी डिस्कशन में धांधली को छोड़ दें तो वो तो नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है और उसमें कोई शक ही नहीं है।
जहां तक वादों की बात है, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की बात है, इमरान खान के वोट बैंक की बात है, तो पिछले 4 माह में इसलिए कराची के अंदर 3 MNAs के इलेक्शन हुए हैं और उन 3 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ जीती है, यानी 2/3 सीट्स पिछले 4 माह में भी जीती है। 2018 के इलेक्शन में भी कराची के अंदर 2/3 सीटें हमने जीती थी। तो हमारा तो वहां पर वोट बैंक बरकरार है और वो अभी भी आपको नजर आ रहा है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की डायनामिक्स मुख्तलिफ होती है, लेकिन जहां तक इमरान खान को वजीर आजम बनाने का ताल्लुक है तो मेरी जाती राय के अंदर मेरा कराची से काफी गहरा ताल्लुक भी है। कराची में आज इमरान खान के लिए वोट जो है वो 2018 से भी ज्यादा मौजूद है। मतलब ये आप क्लेम करते हैं कि अब अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं या कबल वक्त आम इंतखाबात होते हैं तो कराची में जो 2018 में आपने वोट लिया अब उससे ज्यादा वोट पड़ेगा खान साहब को? जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको दलील के तौर पर सिर्फ 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं बता रहा, मैं पिछले 4 महीने के अंदर जो MNA के इलेक्शन हुए हैं जहां पर इमरान खान के बयानिए के ऊपर वोट था उसका रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी, अब आपको याद होगा जो फैसल वाडा साहब वाली सीट छोड़ी गई थी उसके ऊपर क्या हुआ था, वो भी हमने देखा था सर। उस वक्त जमीनी हकायक कुछ मुख्तलिफ थे। जी बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जो पजीराई है, जो मकबूलियत है और जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, उसमें 9 अप्रैल के बाद एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। तो 9 अप्रैल से पहले का जो पाकिस्तान के सियासी हालात थे और उस वक्त के अगर आप ओपिनियन पोल द्वारा देखें ना जमील, तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर नेक टू नेक कंपैरिजन नजर आता था इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून तकरीबन हम पल्ला नजर आते थे उस वक्त। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कंबाइंड पॉपुलैरिटी से 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है इस वक्त। अगर वही उसी सीट के ऊपर आज इलेक्शन होता तो आपको बहुत उससे मुख्तलिफ रिजल्ट देखने को मिलता। क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आजम के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का इरादा रखती है? देखिए, तहरीक इंसाफ के जो जहां तक वजीर आजम के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का या एतमाद के वोट का ताल्लुक है, पहली बात तो वो फैसला करना है सदर पाकिस्तान ने करना है, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं करना। और हमारे ख्याल में इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है जहां पर ये नजर आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना। उनकी अपनी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ बढ़ती चली जा रही है। खास तौर पे पंजाब में जिस तरीके से एतमाद के वोट में उनको शिकस्त हुई, उससे और मजीद टूट फुट हुई है उनकी पार्टी के अंदर। MQM जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये मुतालबा कर चुकी है, उनके एक लीडर मुतालबा कर चुके हैं कि हमें वफाकी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो और एतमाद के वोट के लिए वोट उन्होंने डालने, यानी PDM ने डालने, हुकूमती इत्तेहाद ने डालने, हमारे वोट उसमें नहीं पड़ेंगे। तो हमारे MNA ज्यादा हो या कम हो, से एतमाद के वोट के नतीजे पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो 35 इस्तीफे आज हुए मंजूर, 35 2 दिन पहले हुए थे और फिर जो 11 पहले हुए थे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर इनकेस होता है तो? जी, क्योंकि 172 वोट उन्होंने डलवाने हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में भी देखा, जब एतमाद का वोट वजीर आला ने लेना था तो वोट हमने डलवाए 186, ऑपोजिशन ने तो वोट ही नहीं डाला। और यही होगा यहाँ पे भी, अगर एतमाद का वोट मांगते हैं सदर पाकिस्तान, तो वोट जो है वो हुकूमती इत्तेहाद ही देगा, हमें तो वोट डालना ही नहीं होगा। अगर हम असेंबली में होते लेकिन आपकी कौमी असेंबली के अंदर फेयर प्रेजेंस ना होने की वजह से राजा रियाज साहब जैसी शख्सियत को अगर फायदा होगा तो उससे यकीनन इस हुकूमत को ही फायदा होना है ना, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाए ना ले पाए। नहीं, वो तो जाहिर है कि उनके पास अपना ही हुकूमत भी अपनी है, अपोजिशन भी अपनी है, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोर्ट के अंदर केस मौजूद है। हमारी तो उम्मीद है कि कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी जल्द। एक शख्स ऐसा जो एलानिया कह चुका है कि मैंने अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ना है, वो इस वक्त ऑपोजिशन का लीडर है। एक मजाक है जमहूरियत के साथ। फायदा इससे उनको हो रहा है, इस पे बहस की जा सकती है। जो इस वक्त अवाम के अंदर इस किस्म की तमाम सियासत जो उन्होंने की है, उसका नतीजा ये निकला है कि उनका वोट बैंक जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, उसमें कमी आई है। तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के अंदर इजाफा हुआ है। तो फायदा तो शायद इसका उनको खास नहीं हो रहा।
असद उमर साहब, बाकी जो अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब भी दोबारा कौमी असम्बली वापसी का इरादा रखते हैं? ये बिल्कुल हो सकता है। अभी उसके ऊपर फैसला जो है वो करना बाकी है। आज तो हम गए थे कि वो जो हमारा अव्वलीन मुतालबा है कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं, उसके लिए वहां पर असेंबली के अंदर गए थे, क्योंकि स्पीकर साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जाती तौर पर आएँ और मुझे बताएं। तो ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे और उनने मुतालबा भी किया। उनमें से कई लोग जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, आज आपने सुना होगा। लेकिन क्योंकि वो मुतालबा अभी तक मंजूर नहीं किया है, तो आगे के लाएमल के ऊपर मजीद गौर किया जा सकता है। सदर मुमलिकत की बात आप कर रहे थे। बहरहाल फेडरेशन की इकाई है, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनके यहाँ कुछ मीटिंग्स भी होती रही हैं। क्या सदर मुमलिकत अब भी मीडिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान? देखिए, उन्होंने इस ख्वाहिश का तो इजहार किया है। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल है उसका कोई हल निकालें। लेकिन सदर पाकिस्तान भी ये कह चुके हैं और बड़ी पब्लिकली कह चुके हैं कि उनको भी नज़र जो है इसका जो हल है वो सिर्फ एक नए इलेक्शन की सूरत में ही नज़र आता है। तो उनकी तो बिल्कुल यही ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठें आपस में और कोई तारीख का तयन करें और जल्द पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। सदर मुमलिकत यही चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है, ओवरसीज पाकिस्तानीज यही चाहते हैं। लेकिन लंदन में खड़े होकर राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि ये जरूरी नहीं कि 90 दिन में पंजाब असम्बली का इंतखाब कराना हो तो हम 90 दिन में ही कराएंगे, हो सकता है ना भी हो। तो ये जो हो सकता है ना भी हो की जो प्रोबेबिलिटी है हमें तो ज्यादा नजर आती है। आप कैसे कमेंट करेंगे उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन ले जाने की। 91 दिन भी नहीं ले जाया जा सकता। पाकिस्तान में कौन सा काम माजरत के साथ आइन के मुताबिक हो रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल हैं पहले दिन से। बिल्कुल ये आपका सब सवाल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान इस वक्त मावराए आइन चल रहा है और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो खत्म हो चुकी है। जाहिर है अगर आइन नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। तो एक गैर जमहूरी गैर आइनी दौर से हम गुजर रहे हैं और इसमें आपकी बात के अंदर बड़ा वजन है, ये जो आपने बात की है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर अगर वो ऐसा फैसला करेंगे इतने वाजे तौर पर और उसके बाद जाहिर है कि तहरीक इंसाफ ने चले जाना है कोर्ट के अंदर, मेरे ख्याल में अदालतों के लिए इतना आसान नहीं होगा कि एक बिल्कुल वाजे दो टो गैर आईनी इकदाम की सपोर्ट करना। इन ए फेयर ओपिनियन, आपको लगता है कि ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इंतखाबात से जान छुड़ाई जाए, इंतखाबात में ना जाया जाए और कुछ हो जाए, इंतखाबात में नहीं जाना, चाहे वो बायपोल्स हो या जनरल इलेक्शंस हो? देखिए, अंदर की जो इनकी खबर भी आती है, जाहिर है हम बराह रास्त तो नहीं उनसे ताल्लुक में उनकी जो लीडरशिप है उसके साथ, लेकिन अंदर की भी जो खबरें हमें सुनाई जाती है कि लोगों से, वो यही है कि जी फैसला वहां पे ये है कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन इमरान खान के सामने इलेक्शन में नहीं जाना। इस वक्त उनको किसी भी इलेक्शन के अंदर जाना अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। वेरी राइट। असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने एक्सपेक्टेड मिनी बजट की बात करनी है और पता नहीं कितने सारे मिनी बजट्स आएंगे, उनकी हम बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। असद उमर साहब, मिनी बजट, बार बार इसका तज़किरा हो रहा है, उसूली इजाज़त दे दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इसकी कितनी ज़रूरत थी इन हालात के अंदर और इसका कितना इम्पैक्ट होगा? एज एन इकोनॉमिस्ट आप बताइए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रहे, क्या कहते हैं? देखिए, ये इस सूरत हाल पे जहाँ पे हम पहुँचे हैं ना, वो 100% उसके अंदर किरदार जो है, ये पूरी रजीम चेंज ऑपरेशन की जो साजिश थी उसका और उसके बाद के हुकूमत में आने के बाद जो फैसले हैं उसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे IMF कह रहा है कि मिनी बजट के बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। क्या हुआ जी? पहले तो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे के अंदर एकदम से ख़तरनाक हद तक हमारे बैरूनी ज़खायर जो थे फॉरेन एक्सचेंज के, वो गिरना शुरू हो गए।
जब वो गिरना शुरू हुए तो हमारा रुपया अंडर प्रेशर आया, रुपया जब अंडर प्रेशर आया और रुपए की कदर गिरनी शुरू हो गई तो उसकी वजह से अफरात ज़र के अंदर इजाफा हुआ। जब अफरात ज़र के अंदर इजाफा हुआ तो उसके साथ साथ जो है आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है उसमें IMF का हमेशा डिमांड ये रहती है कि अगर अफरात ज़र बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपने जो शरह सूद है वो भी बढ़ानी है। अच्छा, शरह सूद जो है और जो सूद की अदायगी है वो पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा हुजम होता है। डिफेंस बजट से भी ज्यादा बड़ा जो हमारा खर्चा है वो है शरह अपने सूद की अदायगी। तो जब एकदम से 2 गुना इजाफा हो गया शरह सूद के अंदर जो कि अफरात ज़र बढ़ने की वजह से हुआ था, तो उसका नतीजा ये निकला कि आपका जो खसारा था, बजट का खसारा, वो एकदम से बेतहाशा उसके अंदर इजाफा हो गया। इस साथ साथ जो हुकूमत ने यह किया कि क्योंकि डार साहब जो है वो एक मसनूई तौर पर रुपए को रोकना चाहते थे, बजाय कि मईशत की बुनियाद को ठोस किया जाए, उससे रुपए की कीमत कदर के अंदर इस्तेकाम आए, एक मसनूई तौर पे रोकना था। तो वो रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो यहां से अदायगियां होनी थी उनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगाई कि ना एलसियां खुल रही थी, ना खाम माल का मटीरियल आ रहा था। उसकी वजह से एक और लहर महंगाई की आ गई क्योंकि शॉर्टेजेस होना शुरू हो गई और हर चीज की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। ये इकदामात के नतीजा ये है कि आज वहां पर खड़े हैं कि IMF कहता है कि आपने पहले मिनी बजट लेकर आना है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मजीद बोझ डालना है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है। अच्छा, बिजली और गैस की कीमतें भी क्यों बढ़ रही हैं? दोनों जो है उसका खाम माल जो है वो डॉलर बेस्ड होता है, तो जब रुपए की कदर गिरती है तो आपको लामहला खुद ब खुद उसकी कीमतें भी बढ़ाना पड़ती है। तो ये पूरा इस वक्त एक अंग्रेजी में कहते हैं इसको परफेक्ट स्टॉर्म, एक तूफान पाकिस्तान की मईशत के सर पर ये लेकर आ गए इस रिजीम चेंज साजिश के नतीजे में, और उसके बाद जो इन्होंने फैसला साजी की है उसके नतीजे में, और उसकी कीमत अब पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे। आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन में कितना इजाफा हो सकता है? ऑलरेडी अच्छा खासा हमारा SPI जो बताता है वो तो ठीक ठाक रेशो बता रहा है। आपको क्या लगता है कितने % मजीद जो है इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी जो है वो इतनी अफरात ज़र की शरह नहीं गुजरी कभी पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त मुस्तकिल हमारी जो जरूरी अशिया हैं उनका जो अफरात ज़र की शरह है यानी SPI जो होता है वो 30% से ऊपर आपको नजर आ रहा है और मुस्तकिल बुनियाद पे नजर आ रहा है, और पिछले चंद हफ्तों में हमने उसमें इजाफा होते हुए देखा है जी। जो हमारी माहाना जो अफरात ज़र की शरह आती है, मजमूई जो हमारे अखराजात का बास्केट है उसके अंदर वो कुछ 26% के करीब वो पहुंचा हुआ है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने भी एस्टिमेट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम IMF का मुआहिदा कर लेते हैं जो उनकी शराइत अब हमारे सामने है तो वो 26% बढ़ के 35% में हो जाएगा, और जाहिर है कि ये SPI जो 30% पे चल रहा है ये कुछ 40% के करीब पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ये नहीं देखा गया। और याद दहानी के लिए जो जरूरी अशिया की अफरात ज़र जो अभी 30% से ज्यादा है, वो जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो वो जी महंगाई मुकाओ मार्च जब ये लेके आए थे, और तहरीक अदम जब ये महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे तो उस वक्त 16% थी, यानी महंगाई मुकाओ मार्च के नतीजे में महंगाई की शरह जो है वो 2 गुना पहले से भी बढ़ चुकी है और अब उसमें मजीद इजाफा की तवक्को है। सर अब जरा आ जाते हैं ना, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट शादी में गए थे, सवाल पूछना बड़ा जरूरी था, तो वहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात आई हुई थी पिंडी के अंदर, तो आपकी किसी से कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई PTI से? नहीं, हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। कोई भी मतलब होता है ना ऐसे इवेंट्स पे कोल्ड आर्गुमेंट्स, हॉट आर्गुमेंट्स हो जाया करते होते हैं ना, वो भी नहीं हुए? नहीं, हमने बल्कि दूर से ही देखा, हमने अहम शख्सियात को हमारी तो मुलाकात भी नहीं हुई। राइट। खान साहब इनवाइटेड थे उस वेडिंग सेरेमनी में? सर अब मुझे नहीं पता, श्योर इनवाइट तो करना चाहते होंगे, लेकिन वो उनके बॉस रह चुके हैं, डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर चुके हैं खान साहब को, लेकिन जाहिर है खान साहब को इस वक्त इंजरी हुई भी है तो उनके लिए मुमकिन नहीं है ट्रैवल करना। हालात क्या बन रहे हैं? आपको लगता है कि खान साहब के लिए हालात साजगार रहेंगे या नाहली की तलवार या गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है? असद उमर साहब, वेरी फेयर कमेंट। देखिए, ख्वाहिश तो उनकी है और बड़ी शदीद ख्वाहिश है, मसला उनके लिए हो रहा है कि उसकी बुनियाद कोई नहीं है। एक जमाने में इन्होंने ये चलाया था कि वो जो टेक्निकल बुनियाद पे, वो टेक्निकल भी कोई नहीं है, कोई कानून के अंदर गुंजाइश ही नहीं है
कि कोई किसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को जो है वो नाअहल करार दिया जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए। तो यहां पे वो फंसे हुए, ख्वाहिश उनकी बड़ी शदीद है, बड़ी दिली ख्वाहिश है उनकी। लेट्स टॉक अबाउट ओवरसीज पाकिस्तानी। सर, आपका इंटरेक्शन बहुत रहता है उनके साथ। वो पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल क्योस की सिचुएशन को देखकर क्या समझता है एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी? देखें, बहुत सख्त इस वक्त मायूसी और परेशानी की सूरत हाल है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भी और जो पाकिस्तानी मुल्क के बाहर बस रहे हैं उनकी भी। मैंने इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी मायूसी जो है वो नहीं देखी पहले कभी। ये पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा मायूसी देखने को नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को, बड़ी जिद्दोजहद और मेहनत के बाद तहरीक इंसाफ जंग लड़के इमरान खान की लीडरशिप के अंदर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने की जो उनका पुराना ख्वाब था उसको पूरा करने जा रहे थे। और मेरा तो अपना ज़ाती तौर पे मानना यह है कि टाइमिंग अगर हम देखें इसकी, कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की गई उसकी एक वजह ये थी कि इससे पहले कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो वोट डालने की पोजीशन में आ सकें, और आते ही उन्होंने कानून भी बदल दिया और वो सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। तो वो तो बेचारे इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, दूर बैठे हुए परेशानी। मैं भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी की जिंदगी गुजार चुका हूं, तो मुल्क की फिक्र ज्यादा होती है, दिल ज्यादा धड़कता है मुल्क के लिए। तो बेचारे इस वक्त जो है बहुत बहुत सख्त परेशानी और मायूसी की हालत में। असद उमर साहब, रजीम चेंज ऑपरेशन की बात होती है, आपको इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा या अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से कौन नजर आता है? कोई एक पार्टी होगी। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी, इसकी जरदारी साहब सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। हाँ। क्योंकि वजीर आजम की कुर्सी तो मिल गई मुस्लिम लीग नून को और बड़े बड़े उनके पास वज़रा के भी खानदान है, लेकिन उनकी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। फजलुर रहमान साहब को इससे खास कुछ मिला नहीं है, सियासत उनकी पहले ही कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन उनको भी धचका लगा है क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत जो रिसर्जेंस होनी शुरू हुई थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बिल्कुल तहरीक इंसाफ का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है और उनकी जितनी सियासत थोड़ी बहुत जो बनने जा रही थी वो भी खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में सबसे बड़े बेनिफिशियरी इसके जो हैं वो जरदारी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी हैं और उन्होंने इनको आगे लगाया हुआ है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो हंसता होंगे बैठ के जरदारी साहब के मैंने नवाज शरीफ से ऐसा बदला लिया है कि याद रखेगा। तो अब अल्टीमेट बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी और सबसे बड़ा डेंट जो पीएमएलएन को पहुंचा है आपकी नजर में? सबसे बड़ा नुकसान पीएमएलएन को, उनकी तो सियासत का बेड़ा गर्क होकर रहेगी। और पीडीएम जो बार बार एक बात कर रही है कि जो 35 नशिस्तें खाली हुई हैं, गुज़िश्ता 35 जो जिन पे डिनोटिफाई किया गया पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली को, उनके ऊपर हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना, इंतखाब भी कराना है। इस फंडे को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे असद उमर साहब? यार बात सुने, मैं जो ना लोगों को ये समझाता था, अपनी मैनेजमेंट टीम में भी जो लोग नजर आता था जो फैसला नहीं कर सकते थे, फैसला करने की सलाहियत नहीं रहती थी, डरते थे बड़ा फैसला करने से, तो मैं उनको बोलता था कि यार अगर आपको हर एक को खुशी करना है और आप बड़ा फैसला नहीं कर सकते तो ये काम करना जरूरी है। आप आइसक्रीम बेचें, आइसक्रीम खा के हर शख्स ही खुश होता है। तो पीडीएम वालों को भी मैं ये मशवरा दूंगा कि ये जो आपकी सूरत हाल है, खौफ से आपको लर्ज़त आ रही है, इलेक्शन आप हर इलेक्शन से भाग रहे हैं, यानी अपनी कौम से भाग रहे हैं, अपने वोटर से भाग रहे हैं, तो सियासत करना जरूरी है भाई। कुछ और करे, कोई आइसक्रीम खाएं। डर और खौफ यही है कि इनको वोट नहीं पड़ना, इसीलिए इलेक्शन में नहीं जाना। उधर से वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं। प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ये बातें चल रही हैं सर अभी हालांकि उनके पास कोई सीट वीट नहीं है, लेकिन बात वो कर रहे हैं इस तरह की। आप पंजाब के रिजल्ट देख लें, 20 में से 15 नशिस्तें तहरीके इंसाफ जीती। जुलाई के इलेक्शन के अंदर हमारे ख्याल में हम 16 जीते हैं, वो एक का केस अभी तक चल रहा है। इसी तरीके से पंजाब के रिजल्ट आप उठा के देख लें, जो अक्टूबर के इलेक्शन जब हुए, जिसके अंदर एमएनएस के इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब के इलेक्शन, वहां पर भी एक पंजाब में अगर पीडीएम को कोई एक सीट मिली तो वो पीपल्स पार्टी को एक सीट मिली थी। ये तो इन बेचारों के साथ जो हुआ है, मैं यकीन करता हूं कि ये लोग बैठ के सर पकड़ के बैठ के जब सोचते हो उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है। एक लम्हे के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये लोग किसी तरह का भी इलेक्शन नहीं चाहते, गवर्नर राज टाइप की कोई चीज ले आए, टेक्नोक्रेटिक सेटअप टाइप की कोई चीज ले आए,
व्हाट इज द ऑप्शन नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू प्रोटेस्ट? किस तरह से? देखिए, गवर्नर रूल का तो कोई ऑप्शन ही अब खत्म हो गया, असेंबलियां तहलील हो गई, तो गवर्नर रूल का तो कोई ऑप्शन नहीं है। केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, अगले 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। आइन बिल्कुल वाजे है उसके अंदर कि 90 दिन से ज्यादा आप उसको चला नहीं सकते। तो अब तो जो सूरत हाल है, चाहे इनको अच्छा लगे ना लगे, इलेक्शन तो अब इनको लड़ने पड़ेंगे, और इस्तीफे भी इन्होंने कबूल कर लिए हैं, उसके अंदर भी इलेक्शन तो उनको लड़ना पड़ेगा। अगर इलेक्शन से भाग जाएंगे तो और भी ज्यादा जिल्लत होगी, और भी ज्यादा इनको सियासी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में अब हिम्मत करें, बड़े पुराने सियासी लोग हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। एक जमाने में 1996 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पूरे पाकिस्तान से 17 नशिस्तें आई थी टोटल, और 2008 में दोबारा वो हुकूमत बना के बैठे हुए थे। 2002 में बड़े करीब आ गए थे हुकूमत बनाने के, सिर्फ 1 वोट का फर्क रह गया था। तो दिल छोटा ना करें। फिर भी नहीं ये चाहते कि आप लोग इलेक्शन में जाएं या इलेक्शन को किसी भी तरह से लिंगर ऑन किया जाए। आप लोग दोबारा से स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे? खान साहब तो अभी रूब सेहत हैं, अल्लाह करे जल्दी सेहत याब हो जाए। क्या स्ट्रेटजी है आपकी आगे? देखिए, जैसे इमरान खान साहब सेहत याब होते हैं तो अवाम में तो निकलना है, एक अवामी कैंपेन चलनी है, इलेक्शन आगे आ रहा है, तो अभी तो पंजाब और केपी की इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी है। तो आगे की हिकमत अमली में अवाम में तो निकलना ही निकलना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि कानून के अंदर गुंजाइश कोई नहीं है, ख्वाहिश जितनी मर्जी इनकी हो, कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई ऐसा काम करते हुए नजर आएंगे तो जाहिर है फिर चैलेंज जो है वो सबसे पहले तो कानूनी चैलेंज होगा ना, कि अदालतें पाकिस्तान की जो है वो आइन का दिफा करेंगी, और हमें यकीन है कि जितना मर्जी उनके ऊपर दबाव डाल दिया जाए वो कभी भी एक गैर आइनी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस अनसर्टन कैफियत में असद उमर साहब, पाकिस्तान साहब को अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब की कभी याद आई? सर, वो हमारे पुराने साथी रहे हैं। मैंने ख़ास तौर पे जहांगीर खान के साथ तो बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। अलीम के साथ भी हमारी ऑब्वियसली उठना बैठना था, काम भी हमने उनके साथ किया हुआ है। तो ज़ाती हैसियत में तो याद आते होंगे, लेकिन सियासी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की दूसरों को ज़रूरत है, इमरान खान को किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब को किसी की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है। बशमूल असद उमर के इमरान खान को असद उमर की जरूरत नहीं है, बाकी सबको इमरान खान की जरूरत है। नहीं, स्पोर्ट बेस उनका, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिशरीज ऑफ रिजीम चेंज ऑपरेशन। आपने कह दिया कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बिलावल भुट्टो साहब हैं। फॉरेन पॉलिसी आप उसके ऊपर नजर रखे हुए होंगे यकीनी तौर पर। कहीं आपको ये भी कोई फील मिला कि अगला जो पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट में लाने का, वो पीपल्स पार्टी का ही कोई बंदा हो सकता है जिसके ऊपर काम हो रहा है? कोई ऐसा फील मिला आपको? ये तो बड़ी आम सी बात है। इस वक्त तो बड़े लोग इस जो फलसफे पे यकीन रखते हैं कि अगला प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट बिलावल है। अच्छा, अब जरा सा मसला है कि वोट कौन दिलवाएगा बिलावल को, लेकिन बाकी तो उसके अलावा लगता है कि काफी कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। नून लीग के अंदर टूट फूट है सर? कोई इतला है आपके पास? हमारे पास तो खबरें आ रही हैं 100%। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, मैंने आपको पहले भी ये कहा ऐसा तो नहीं कि उसी में से कोई क़यादत उभारी जाए? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो ख्वाहिश है जिस सिनेरियो की, वो ये होगा कि पीपल्स पार्टी लीड में होगी और मुस्लिम लीग जो है वो इस शक्ल में या एक मुख्तलिफ शक्ल के अंदर वो उसका एक सानवी किरदार होगा, लेकिन लीड उसकी पीपल्स पार्टी के पास होगी। ख्वाहिश कुछ ऐसी लगती है। जब भी इंतखाबात होते हैं, अगेन मैं बार बार जब आप मेरे शो पे आते हैं, मैं आपका वही वाला लिखा हुआ पेपर लेकर बैठा होता हूं और उसी से पूछता हूं, जब भी इंतखाबात होंगे आपकी नजर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? वजीर आजम इमरान खान। लिख के मेरा कागज संभाल के रखना। ये कागज में संभाल के रखा हुआ है सर, और जब जब आप मेरे शो पे आएंगे मैं आपसे पूछता रहूंगा जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते, और हो भी गए तो उसके बाद भी बुलाऊंगा। असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।